गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय वेल विशर्स। आपका आज के YouTube के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, और ये प्रकाश के परावर्तन का आखिरी और अंतिम वीडियो है, यानी वीडियो 5। और आपको इसके बाद मिलेगी केमिस्ट्री की वीडियोस, लेकिन आपको करना होगा इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को बेल आइकन को हिट करना होगा। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में वीडियो 4 में हमने देखा कि प्रतिबिंब दो होते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सचमुच के प्रकाश की किरणों के कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब झूठ मूठ के किरणों से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। यानी एग्जाम में यह सवाल भी बनकर आ सकता है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे, और ऐसे कई सवाल एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो आप एक तरफ वास्तविक और एक तरफ काल्पनिक लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के कटान या प्रकाश के वास्तविक कटान से बनता है, प्रकाश के किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब प्रकाश के किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। जी हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतारा जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। याद रखें, पर्दे पर उतारा जाने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और पर्दे पर जो उतारा नहीं जा सकता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिनेमा घरों में पर्दे पर जो आप सिनेमा देखते हैं वो कैसा प्रतिबिंब है, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि सर वो वास्तविक प्रतिबिंब है, तभी तो उसे सिनेमा घरों के पर्दे पर उतारा गया है। तो जी ये जवाब बिल्कुल सही है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यानी सिनेमा घरों के पर्दों पर जो आप प्रतिबिंब देखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन समतल दर्पण जो हमारे घर में दर्पण होता है, उसमें जो हम चेहरा देखते हैं, वह चेहरा जो हम देख पाते हैं, अगर उसके ठीक सामने अगर कोई पर्दा लगा दे तो क्या वह प्रतिबिंब उस पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो आप कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो आपको याद रखना होगा, ये बिल्कुल याद रखने वाली बात होगी कि सर समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर बनता है। जी दोस्तों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है,
और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अगर हमसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यहां पर भी मैं बताऊं कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, लेकिन वस्तु से छोटा होता है, लेकिन वस्तु से वो छोटा होता है। अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्पण है, इससे सवाल भी लिया जाता है। तो आपको मैं बताऊं कि अवतल दर्पण में परिस्थिति के अनुसार सभी तरह के दर्पण बनते हैं, सभी तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। जी हाँ, माफ कीजिएगा, मैंने दर्पण बोल दिया था लेकिन मुझे प्रतिबिंब बोलना है। तो आपने ठीक समझा कि अवतल दर्पण में परिस्थिति के अनुसार सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी यहाँ पर काल्पनिक भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है। उसके बाद छोटा भी बन सकता है और बराबर भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। यानी समतल दर्पण में छोटा बनता है या बराबर, तो बराबर, लेकिन काल्पनिक अवतल दर्पण में काल्पनिक वास्तविक तो बनेगा, लेकिन छोटा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा, वो वस्तु से छोटा बनता है। तो अब सवाल का सिलसिला है, यहां से सवाल लिए जाते हैं। अगर सवाल पूछा गया हो आपके टेक्स्ट बुक में या आपके एग्जाम में कि एक दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, एक दर्पण है एक दर्पण है, वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो वह दर्पण हो सकता है समतल, उत्तल, अवतल या समतल और उत्तल दोनों। तो ना तो इसका जवाब समतल होना चाहिए, ना तो जवाब इसका उत्तल होना चाहिए, इसका जवाब होना चाहिए उत्तल और अवतल दोनों, उत्तल और अवतल दोनों। इसका जवाब होना चाहिए उत्तल और अवतल दोनों। जी हाँ, उत्तल और अवतल दोनों, क्योंकि समतल में भी काल्पनिक बन सकता है और अवतल में भी काल्पनिक बन सकता है। तो आप जवाब देंगे सर समतल और उत्तल दोनों, यानी ऑप्शन डी। इस तरह के सवाल एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। लेकिन अगर सवाल दिया जाए कि एक दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, तो वह दर्पण होगा, जाहिर सी बात है कि वो समतल दर्पण होगा, क्योंकि वस्तु के बराबर और काल्पनिक तो समतल दर्पण में ही बनता है। अब आगे अगर सवाल पूछा जाए कि एक दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है लेकिन वस्तु से छोटा बनाता है, तो बताइए वो दर्पण क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि वो उत्तल दर्पण होगा। फिर आपसे पूछे कि अगर कोई वस्तु काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, अगर कोई दर्पण वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है लेकिन वो बड़ा है, तो आपका जवाब अवतल होगा, क्योंकि अवतल में काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल में काल्पनिक तो इन दोनों में भी बनते हैं, लेकिन वस्तु से बड़ा केवल अवतल दर्पण में बनते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपके दिमाग में होने चाहिए। इसलिए यह जो पॉइंट है वो बहुत मायनों में इंपॉर्टेंट रखता है, इससे सवाल बनना लाजमी है। और आप इस डाटा को याद रखेंगे कि समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के बराबर
और आपका उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और अवतल दर्पण काल्पनिक और वास्तविक दोनों छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार के स्थितियां साइज बन सकते हैं। अब हम आगे बताएंगे कि दर्पण को छूकर कैसे पहचाना जाता है। आज हम सीखेंगे इसके बाद कि दर्पण को छूकर कैसे पहचाना जाता है, दर्पण को कैसे छूकर पहचान सकते हैं। तो आइए दर्पण को छूकर और बिना छुए हम पहचानेंगे। आपका जो अगला पॉइंट है वो है दर्पण की पहचान, दर्पण की पहचान। और यह सवाल भी मायने रखता है, यह भी आपको आना चाहिए। तो सर, दर्पण की पहचान दो तरह से की जाती है, एक तो दर्पण को छूकर और एक दर्पण को बिना छूकर। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। दर्पण की पहचान दो तरह से, एक छूकर और दूसरा बिना छूकर। जी हां, दर्पण की पहचान दो तरह से की जाती है। दर्पण की पहचान दो तरह से की जाती है, एक छूकर और दूसरा बिना छूकर। दर्पण की पहचान दो तरह से की जाती है, एक छूकर और दूसरा बिना छूकर। लेकिन मैं आपको समझा दूं कि छूकर दर्पण की पहचान तब होगी जब द्वारक छोटा हो, यानी दर्पण साइज में छोटा हो। दर्पण की पहचान छूकर तब हम कर सकते हैं, दर्पण की पहचान हम छूकर तब कर सकते हैं जब दर्पण का साइज छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो। और बिना छूकर पहचान तब करेंगे जब द्वारक बड़ा हो। और मैं बता दूं, द्वारक का ठीक ठीक मतलब साइज होता है। अगर दर्पण बहुत छोटे साइज का हो तो छूकर पहचान सकते हैं, और अगर दर्पण बहुत बड़े बड़े साइज का हो, आपके घरों में तो बड़े बड़े साइज का ही होता है। शॉपिंग मॉल में जो दर्पण होता है वो भी बड़े साइज का, सैलून में, स्पा में, ब्यूटी पार्लर में बड़े बड़े दर्पण होते हैं। यानी बहुत छोटा दर्पण ही छूकर पहचाना जा सकता है, लेकिन बड़े दर्पण की पहचान हम बिना छूकर करेंगे। अब जरा गौर करिए कि अब इसमें क्या बातें ऐड होगी। छूकर पहचान साइज जब छोटा होगा तब करेंगे, और साइज छोटा होगा तो चलिए छूकर पहचान करते हैं। अगर सतह सभी जगह बराबर हो, अगर सतह सभी जगह बराबर हो, अगर सतह सभी जगह बराबर हो, अगर सतह जो है सभी जगह क्या हो, बराबर हो, अगर सतह जो है वो सभी जगह बराबर हो तो फिर वो दर्पण समतल होता है। आपने दर्पण को छुआ, जैसे मैं दर्पण को, मान लीजिए ये दर्पण है और ये दर्पण बहुत छोटा है और मैं इसे छू रहा हूं और यह दर्पण सभी जगह बराबर है, तो समझ जाइए कि ये समतल दर्पण है। इट इज प्लेन मिरर। अगर ये सभी जगह इक्वली बराबर है, सभी जगह स्मूथ और इक्वली बराबर है, तो अब आगे बढ़ेंगे। अगर आपने दर्पण को छुआ और छूने पर आपको जो परावर्तक सतह दिखी, छूने पर जो आपको परावर्तक सतह महसूस हुई, अगर वो उठी हुई है, अगर वो उभरी हुई है, तो आपका दर्पण उत्तल होगा, तो आपका दर्पण उत्तल होगा। और अगर आपने दर्पण को छुआ
और परावर्तक सतह अगर आपकी भीतर की ओर है, भीतरी है, यानी धसी हुई है, अगर भीतरी है यानी धसी हुई है, तो दर्पण जो है अवतल होगा, तो दर्पण जो है वो अवतल होगा। उभरी हुई सतह छूने पर महसूस हो, उठी हुई सतह छूने पर महसूस हो, तो वह उत्तल दर्पण होगी। अगर आपको दर्पण छूने पर सभी जगह बराबर महसूस हो, तो वो आपको कैसा होगा? तो वो आपको समतल होगा। अगर आपको दर्पण की सतह छूने पर धसी हुई महसूस हो, तो वह अवतल दर्पण होगा। ये दर्पण को छूकर पहचाना जा सकता है, लेकिन साइज अगर कम हो तभी ऐसी हम पहचान कर सकते हैं। तो इसका जो दूसरा पहचान है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है, और वो है बिना छूकर। और मैंने आपको समझाया कि बिना छूकर कब करेंगे? जब साइज बड़ा होगा, और जब जब छुएंगे ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो हम पहचान प्रतिबिंब देखकर करेंगे। देखिए, आपका यह दर्पण है, जरा चीजों को बड़े ही ध्यान से समझिए। ये दर्पण है, और इस दर्पण के सामने हम खड़े हो जाएंगे। ये दर्पण है, ये दर्पण, और दर्पण के सामने मैं खड़ा। जब मैं नजदीक होकर खड़ा हूं, और अगर मेरा जो चेहरा का प्रतिबिंब है वो मेरे चेहरे के ही जैसा है, यानी प्रतिबिंब सेम साइज का है, तो आप कहेंगे दर्पण समतल है। यानी पहला प्रतिबिंब सेम साइज का हो। अगर प्रतिबिंब सेम साइज का हो तो आप कह सकते हैं कि अगर प्रतिबिंब सेम साइज का है तो दर्पण समतल होगा। तो दर्पण जो है वो समतल होगा। दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। प्रतिबिंब, अगर मेरे चेहरे का प्रतिबिंब मेरे जैसा हूबहू है तो आप कह सकते हैं कि वह दर्पण समतल दर्पण है। और अगर मैं दूसरा लिखूं, अगर मैं दर्पण के सामने, दर्पण के नजदीक खड़ा हूं और प्रतिबिंब मेरे साइज का नहीं है, अगर मेरे चेहरे से बड़ा है, प्रतिबिंब मेरे चेहरे से बड़ा है, तो बड़ा प्रतिबिंब नजदीक में कब बनता है? जब दर्पण अवतल हो तब। जब प्रतिबिंब बड़ा हो, अगर मेरा चेहरा बड़ा दिख रहा हो आपको दर्पण में, तो वह दर्पण अवतल है। लेकिन अगर मेरा चेहरा आपको छोटा दिख रहा हो, प्रतिबिंब छोटा हो, तो वह उत्तल दर्पण होगा। तो वह क्या होगा? उत्तल दर्पण। यानी बड़े बड़े दर्पण की पहचान हम दर्पण को छूकर नहीं, बिना छुए उनके प्रतिबिंब को देखकर करते हैं। और अगर प्रतिबिंब मेरे सेम साइज का हो तो समतल दर्पण, अगर प्रतिबिंब बड़ा हो तो अवतल दर्पण, और अगर प्रतिबिंब छोटा हो तो वह उत्तल दर्पण होगा। यानी दर्पण की पहचान हम इस प्रकार कर सकते हैं। दर्पण की पहचान हम इस प्रकार करेंगे कि दर्पण इस तरह का पहचाना जा सकता है। तो आपने दर्पण की पहचान कर ली। अब हम दर्पण की पहचान के बाद चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या है। जरा गौर फरमाइए, अभी मैंने आपको बताया कि दर्पण जब अवतल हो तो अलग अलग स्थिति में कभी वो बड़ा बनाता है, कभी वो वास्तविक बनाता है, कभी वो काल्पनिक बनाता है, कभी वो छोटा बनाता है। समतल काल्पनिक तो बनाता है लेकिन बराबर बनाता है। तो
तो इसलिए हमें चिन्ह परिपाटी भी समझना होगा कि कौन सी परिस्थिति में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे। तो आइए मैं आपके सामने एक तालिका समझाता हूं। उस तालिका को ही चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और चिन्ह परिपाटी, चिन्ह यानी साइन, परिपाटी यानी निर्देशांक, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट। चिन्ह का कोऑर्डिनेट यानी चिन्ह को बताना का, या यूं कहें चिन्ह को बताने का दिशा निर्देश। तो आइए हम सीखते हैं, समझते हैं। जैसा कि मैंने पुराने वीडियोस में बताया होगा कि अगर उत्तल दर्पण हो तो फोकस दूरी प्लस में होती है। चीजें बिल्कुल गौर से समझिए, क्योंकि इसका उपयोग अब आपके आंकिक प्रश्नों में होगा, आपके सवालों में होगा। और अगर आप इसे याद नहीं रखते हैं तो आपके सवाल का उत्तर मिल नहीं पाएगा। तो मैंने कहा कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस होती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस होती है। वक्रता त्रिज्या भी प्लस होता है। लीजिए इस तरफ मैं एक कॉलम बना लूं। आपकी वक्रता त्रिज्या भी प्लस होती है। अब मैं बात करूं अवतल दर्पण की। अब मैं बात करूं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी प्लस होता है या माइनस, तो आप कहेंगे माइनस होता है। और त्रिज्या भी माइनस होता है। त्रिज्या भी क्या होता है? माइनस होता है। आप इसे नोट करते भी चल सकते हैं। उत्तल दर्पण में चीजें दोनों की दोनों फोकस दूरी और त्रिज्या प्लस होती है। अवतल दर्पण में दोनों की दोनों चीजें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या माइनस होती है। यहां तक शायद आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया तो कॉपी पर इसे जरूर नोट करें, क्योंकि आपको कुछ देर के बाद इनका यूज समझ में आने लगेगा। अब जरा गौर करिए, आप जहां पर वस्तु रखते हैं, वस्तु से दर्पण, गौर फरमाइएगा। जैसे मैं दर्पण के सामने वस्तु हूं, तो मुझसे दर्पण की दूरी वस्तु की दूरी है। मुझसे दर्पण की दूरी यानी जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उससे दर्पण की दूरी वस्तु की दूरी है। और वस्तु की दूरी को u लिखते हैं, और u हमेशा माइनस में होता है। u हमेशा माइनस में होता है। u जो होता है वो हमेशा माइनस में होता है। तो u जो है वो हमेशा माइनस में होता है। उसके बाद मैं बताऊं कि अगर प्रतिबिंब बना हो तो प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी प्रतिबिंब की दूरी बताएगा, और वह प्रतिबिंब की दूरी भी से लिखी जाती है। और भी जो है वो अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, अगर वो वास्तविक प्रतिबिंब है तो माइनस में होगा, और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब है तो वो प्लस में होगा। वस्तु की दूरी u से लिखी जाती है। दर्पण से वस्तु कितना दूर है? दर्पण से पेड़, पहाड़, मोमबत्ती, आदमी जिसे हम देख रहे हैं वो कितना दूर है? वो वस्तु की दूरी है। और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है। प्रतिबिंब, जहां प्रतिबिंब बना है वो दर्पण से कितना दूर है? वो दर्पण से कितना दूरी पर है? वो प्रतिबिंब की दूरी
और प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी वास्तविक होने पर माइनस होती है और काल्पनिक होने पर प्लस होती है। वास्तविक होने पर माइनस होगी, काल्पनिक होने पर प्लस होगी। और वही जो मैंने पुरानी वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश की थी कि जिसके नाम में व हो, जैसे वस्तु व माइनस, वास्तविक व माइनस, अबतल व माइनस, क्योंकि अबतल में दोनों चीजें माइनस में हुई। अबतल में व तो माइनस, वस्तु में व तो माइनस, प्रतिबिंब वास्तविक में व तो माइनस। यानी याद रखने का सिंपल फंडा, बहुत कम समय में भी चीजें याद रख सकते हैं कि जिसके नाम में व हो वह वास्तविक या वस्तु या फिर आपका अबतल हो, वो माइनस में रिजल्ट देता है। तो इस चिन्ह परिपाटी को आपने सीखा, जिसका उपयोग सवालों में होता है, अंकित प्रश्नों में होता है। और अंकित प्रश्न को भी हम धीरे धीरे सीखेंगे, एक दो प्रश्न बनाएंगे और आगे आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि दर्पण की पहचान भी हो गई है, हमने चिन्ह परिपाटी को भी अच्छे से समझा। अब हम चीजें को और आगे बढ़ते हैं और अब हमारा वक्त आ गया है दर्पण सूत्र सीखने का। दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। तो ये दर्पण सूत्र क्या है? देखिए, किसी भी गोलीय दर्पण में, किसी भी गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसी भी दर्पण में, किसी भी गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और उसकी फोकस दूरी के बीच का जो संबंध होता है वही दर्पण सूत्र कहलाता है। गोलीय दर्पण के वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और उसके फोकस दूरी के संबंधों को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र इस प्रकार होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी 1/v, v की हिंदी हो गई जो आप जानते हैं प्रतिबिंब की दूरी, u की हिंदी आप जानते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और f की हिंदी जानते हैं फोकस दूरी। यानी 1/, प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/, वस्तु की दूरी और 1/, फोकस दूरी। 1/, प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/, वस्तु की दूरी बराबर 1/, फोकस दूरी। यही संबंध जो है वो दर्पण सूत्र कहलाता है। यही संबंध जो है वो दर्पण सूत्र कहलाता है। तो आपने दर्पण सूत्र को भी भली भांति समझ लिया। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए, आपने 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को सीखा और समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब अंतिम कड़ी को ध्यान से देखते हैं और यहीं पर आपने चैप्टर को फिनिश कर लिया है।
आपने अंतिम कड़ी में देखा आवर्धन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखिए, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। वस्तु की ऊंचाई, एक शब्द यानी वस्तु कितना ऊंचा है, यानी दर्पण के सामने अगर मैं खड़ा हूं तो मैं कितना ऊंचा हूं, ये वस्तु की ऊंचाई हुई। और दर्पण में जो प्रतिबिंब पेड़ का दिख रहा है या मेरा दिख रहा है वो कितना ऊंचा है, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। तो आपने सीखा कि आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लिख लिया भी करेंगे। आवर्धन बराबर हो गया ना प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। आवर्धन को हम किससे डिनोट करते हैं? आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट, हाइट यानी h, प्रतिबिंब यानी इमेज, तो हमने लिखा HI। ऊंचाई यानी h, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने लिखा O से। तो एक सुंदर सा एक सिंबल फॉर्मूला बन गया, m बराबर HI बटे HO, और यह बराबर होता है -V/U के, और यह बराबर होता है -V/U के, -V/U के। और चीजें आपको पता है कि V प्रतिबिंब की दूरी होती है और U वस्तु की दूरी होती है। यानी हम यह भी लिख सकते हैं कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। यानी आवर्धन के दो फॉर्मूला हो गए, प्रतिबिंब की ऊंचाई HI बटे वस्तु की ऊंचाई HO बराबर आवर्धन, और दूसरा हो गया आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी -V/U। यानी यह अनुपात ऋणात्मक होता है तो माइनस बोलेंगे, m बराबर -V/U। तो आपने आवर्धन भी देखा और यहीं पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। तो हमने प्रकाश का परावर्तन पूरी तरह से सीखा कि परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, उनसे जुड़ा हुआ सवाल भी डिस्कस किया। दर्पण में टोटल के टोटल बातें डिस्कस की गई, प्रतिबिंब डिस्कस किया गया, प्रतिबिंब के गुण डिस्कस किए गए और चिन्ह परिपाटी सिखाई गई, उनसे सवाल भी बताए गए और दर्पण सूत्र F बराबर R/2 और अंत में हमने देखा आवर्धन। अब इतनी चीजें यानी पहला अध्याय सीखने के बाद, प्रकाश के परावर्तन को सीखने के बाद मैंने जितने तरह के सवाल बीच बीच में भी कराए, अब आप अपने
नोटबुक को तैयार कर चुके होंगे, पहले अध्याय को तैयार कर चुके होंगे। अगर आपने नोटबुक तैयार नहीं किया है तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर, हर वीडियो को मैंने प्रावर्तन की 5 वीडियो बनाई है, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5, और इन तमाम वीडियोस में आपके हर सवालों का जवाब देने की कोशिश की है, पूरे अध्याय को सिखाने की कोशिश की है। और आप इसे जब नोट कर लेंगे तो फिर आप सवाल बनाना शुरू करेंगे। अभी मैं आपके बीच कुछ सवाल भी लेता हूं। अभी मैं आपके प्रैक्टिस कराने के लिए आपके बीच कुछ सवाल भी लेता हूं। अब सवाल आप समझिए और देखिए कि किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं और कैसे हम उनको टैकल कर पाएंगे। लेकिन आपकी प्रैक्टिस ही, आपका सेल्फ स्टडी ही आपको बेहतर करता है। और आपको मैं बताऊंगा कि आप जब चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं तो चीजें आसानी से याद होती है। तो नोटबुक जरूर बनाएं, रिवीजन बार बार करें, ठीक है। अभी मैं आपके बीच कुछ सवाल लेता हूं कि किस तरह के सवाल बुक में होते हैं और आप कैसे बनाएंगे। सवाल को सुनकर नोट करना है, मैं आपको यहाँ पर जवाब बताऊंगा। सवाल को सुनना है, नोट करना है। सवाल को सुनकर नोट करेंगे या फिर मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, मैं लिख ही देता हूं। सवाल है, पहला सवाल है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगी। किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको मैंने बताया है R बराबर 2F, R बराबर 2F। आपको मैंने ये फॉर्मूला सिखा दिया है कि R बराबर 2F होता है, बराबर 2 इंटू फोकस दूरी 20। तो यहां पर फोकस दूरी 20 लिखेंगे, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है तो इसका जवाब हो गया प्लस 40 सेंटीमीटर। इसका जवाब हो गया प्लस 40 सेंटीमीटर। तो जवाब है प्लस 40 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बहुत ही उम्दा सवाल है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चीजों को लिखना शुरू करेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर।
फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण में माइनस का चिन्ह देंगे। F बराबर -5 सेंटीमीटर, F बराबर -5 सेंटीमीटर, F बराबर -5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होता है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होता है। तो u -10 सेंटीमीटर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? v बराबर वाट। तो आपने सवाल के जरिए डाटा लिख दिया, f बराबर -5 सेंटीमीटर, u बराबर -10 सेंटीमीटर, तो v बराबर कितना? अब यहाँ पर हम दर्पण सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ पर हम अपना दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u, u का मान है -10, मैंने u की जगह -10 पुट कर दिया। मैंने u की जगह -10 पुट कर दिया। f का मान जो है वो है -5, f का मान जो है वो है -5, f का मान जो है वो है -5। 1/v प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस 1/10 बराबर माइनस ऊपर लिख देंगे -1/5। यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। फोकस दूरी -5 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी -10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब भी बराबर कहा। तो मैंने आपका दर्पण सूत्र लिखा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u, u का मान 10 लेकिन माइनस में, और 1/f का मान -5, तो माइनस ऊपर लिख दिया, प्लस माइनस मिलकर हो गए -1/10। अब आगे देखेंगे 1/v, ये माइनस में जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में -1/5 प्लस 1/10। ये माइनस में जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में, ये क्या में है? माइनस में। जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में बनेगा। तो 1/v इज इक्वल टू 5 और 10 की लघुत्तम 10, 5 और 10 की लघुत्तम 10, 5 और 10 की लघुत्तम 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और माइनस, तो -1 गुने 2 -2 प्लस 10 से 10 में भाग लगाया 1 को 1 से गुना किया 1, 1/v बराबर -2 प्लस 1, -2 में 1 को जोड़ेंगे तो -1 आएगा, तो -1/10। इस दोनों को एक दूसरे के सामने आपने देखा 1/v बराबर 1/10, इसे क्रॉस भी कर सकते हैं, एक को कैंसिल भी कर सकते हैं, या इन दोनों को उलट भी सकते हैं। मैं उलट देता हूं, v इधर भी उल्टूंगा तो -10, v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, v बराबर, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
तो प्रतिबिंब -10 सेंटीमीटर पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? -10 सेंटीमीटर पर बनेगा। और माइनस का आना यह बतलाता है कि यह प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। आप इसे लिख सकते हैं और उसके बाद मैं दूसरा सवाल भी लेता हूं। आप इसे लिखें, नोट करें और मैं आपको आगे का एक सवाल देता हूं जो इसी तरह बनाना है, तो आप इसे नोट करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसे नोट किया होगा। अब मैं आपको एक दूसरा टाइप का सवाल दे रहा हूं। सवाल मैं लिख रहा हूं, जरा आप भी लिखें और मेरे साथ कोशिश करें, सवाल बनाने की कोशिश करें, तब मजा आएगा। सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात करें। प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात करें। लंबाई का मतलब होता है ऊंचाई। लंबाई का मतलब ऊंचाई होता है। आप इसको बना सकते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात करें। आप इस सवाल में आप पहले नोट करने के बाद डाटा को लिखें कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई है और तब लगाएं। सवाल में दर्पण सूत्र बिल्कुल बनेगा। लगाएंगे दर्पण सूत्र तो ये बिल्कुल बनेगा। तो चलिए चीजों को हम बनाना शुरू करते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या r से लिखी जाती है और r है 40 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो दर्पण अवतल है और अवतल का जो चिन्ह होता है वो मैंने आपको सिखाया था कि माइनस में होता है। तो r बराबर -40 सेंटीमीटर। तो बच्चों फोकस दूरी बराबर r/2, जैसा कि हम जानते हैं f बराबर r/2, तो 40 का आधा -20 सेंटीमीटर। तो हमने वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकाल ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो 4 सेंटीमीटर और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। तो वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर
क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि वस्तु की दूरी जो है वो हमेशा माइनस में होता है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v बराबर वाट, हमको प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी v बराबर वाट। v क्या होगा? और प्रतिबिंब की लंबाई h आई बराबर वाट। प्रतिबिंब की लंबाई h आई। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? तो चीजें हम लोगों ने लिख ली। अब हम लगाएंगे दर्पण सूत्र। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v 1/v प्लस 1/u। 1/u u की जगह -3 और फोकस की जगह -20। 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30, माइनस ऊपर करेंगे -1/20, 1/v माइनस 1/20, माइनस इधर से उधर जाएगा प्लस 1/30। ये आपने एक सरल समीकरण या भिन्न का घटाव बना लिया। अब हम भिन्न के घटाव को क्लियर करेंगे, भिन्न के घटाव को क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर होगा 1/v इज इक्वल टू 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 20 और 30 का एलसीएम निकाल कर मैं समझा दूं। 20 और 30 तो आप 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 10, 2 दाएं के 10, 20 हो गया। 15 दूनी 30। अब आप किससे लगाएंगे? 5 से। 5 दूनी और 5 दिया, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दूनी 60। तो आप एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका 60 आएगा। 20 दिया 60, 3 को -1 से गुना करेंगे -3, और 30 दूनी 60, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो 1/v 1/v -3 प्लस 1 -1/60, दोनों को उलट देंगे। v बराबर -60 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की दूरी इस सवाल में -60 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी जब -60 है तो माइनस का चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है। अब आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया। हाँ, इसमें एक चीज और निकालना था, प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालनी थी। तो मैं प्रतिबिंब की लंबाई भी निकाल कर बताता हूँ, जब तक आप इसे नोट करेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई को अगर आप निकालना चाहें तो वो भी बिल्कुल आसान है। जरा देखें कि प्रतिबिंब की लंबाई को आप कैसे निकाल सकते हैं। आप जानते हैं, आपने सीखा है कि आवर्धन बराबर HI/HO बराबर -v/u, m बराबर HI/HO बराबर -v/u। तो m बराबर HI/HO बराबर -v/u। HI प्रतिबिंब की ऊंचाई, HO वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई सवाल में कितना दिया हुआ था? 4 सेंटीमीटर बराबर -v। v का मान -60 तो -60, और u का मान भी सवाल में कितना दिया हुआ है? -30। u का मान भी -30 दिया हुआ है। तो आपने देखा कि -30 से -60 दो बार में कटेगा। -30 से -60 जो है वो दो बार में कटेगा, और HI बराबर या HI/4 बराबर -2 हो जाएगा। तो HI बराबर
-8 सेंटीमीटर, जो यह बताता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में है, यानी उल्टी है, यानी नीचे की तरफ है। आपको मैं ये बता दूं कि जब माइनस में प्रतिबिंब आता हो तो आप यह समझें कि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में है तो वह उल्टा है, और अगर वो प्लस में है तो वो सीधा है। तो यहाँ माइनस में आता है यानी उल्टा है, और आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा होता है। तो इस तरह से हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की दूरी निकालना सीखा है। अब इस तरह के सवाल आप अपनी बुक से, अपने टेक्स्ट बुक से बना सकते हैं और क्वेश्चन बैंक से भी बना सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पूरी तरह से समाप्त कर दिया, और हमने अंत में 2-4 सवाल भी लिए और बीच में मैंने सवालों का पैटर्न सिखाया। तो इस तरह से आपने आज प्रकाश का परावर्तन समाप्त किया। जब हमारी मुलाकात आगे होगी तो इसी तरह मैं आपके साथ केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का वीडियो लेकर आता रहूंगा। इसके लिए आपको अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा चैनल है फिजिक्स विद हेमंत सर लखीसराय। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आप जो है इस तरह के बेल आइकन को जब हिट करेंगे तो मेरी तमाम नोटिफिकेशन आप तक जाती रहेगी। इसलिए आप अपने घरों पर पढ़ते रहिए, मेरे साथ बढ़ते रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बेल आइकन को हिट करें कि मैं आप तक जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हमने परावर्तन समाप्त किया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।